नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 2017 के जीआईसी पेपर का तीसरा भाग लिखने आया हूँ। प्रश्न पत्र का तीसरा है। पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RKG1 पेपर का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने 101 प्रश्न कर दिए हैं। आज हम सब 49 प्रश्न करेंगे। 102 से 50 तक देखेंगे, 49 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखा जाए तो प्रश्नों का जो जीआईसी में जो पूछे गए हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे पूछे गए हैं। अब देखेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो चाहे जीटीसी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी प्रश्न का कलेक्शन किया जाता है बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 102 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मानव के प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता। नंबर ए आंखें, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है कान और ऑप्शन डी है बाल या केस। तो दोस्तों, आंख, नाक, बाल होता है जबकि कान आपका नहीं होता। तो इसका उत्तर जो होगा सही वो ऑप्शन सी कान की प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता। ठीक दोस्तों, 103 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर देखने को मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 104 प्रश्न। 104 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है। सबसे उत्तर में स्थित राजधानी नगर है। ऑप्शन ए है रेकजाविक, ऑप्शन बी है ओस्लो, ऑप्शन सी है हेलेंसिकी और ऑप्शन डी है हेग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई रेकजाविक। रेकजाविक जो है दोस्तों, यह है आइसलैंड की राजधानी है जो सबसे उत्तर में स्थित है, जो आर्कटिक वृत्त पे स्थित देश है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा देश जो आर्कटिक वृत्त पे स्थित है, तो वो है आपका आइसलैंड। दोस्तों, उसके बाद हम ओस्लो की बात करें, ये नॉर्वे की राजधानी है। हेलेंसिकी की बात करें दोस्तों, ये फिनलैंड की राजधानी है और हेग दोस्तों ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों, सुमेलित वाले बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन है पालकोंडा पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश, ये सही है। जावेदी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, दोस्तों यही आपका गलत है। जावेदी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक दोस्तों, सी देखते हैं कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, सही है। और डी है राजगिरी पहाड़ियाँ बिहार, ये भी सही। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो गलत जो उत्तर है वो है बी जावेदी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, जबकि ये तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न लिखते हैं 106वां प्रश्न। 106 प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य संघ आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2030 में नगरीय जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास कर रहा होगा। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है 65%। तो संयुक्त राज्य संघ के आंकड़ों के अनुसार 2030 में नगरों में अधिवास में निवास करने वालों लोगों की जो संख्या होगी या प्रतिशत होगा वह 55% होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, एनआईआरएस देहरादून और ऑप्शन डी आईआईपीसी मुंबई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी आईआईपीएस मुंबई। ठीक है दोस्तों, आईआईपीएस मुंबई में यहाँ पर जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, 108वां प्रश्न देखते हैं। 108वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब 109 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 109 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथन भारतीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है, सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 22% का योगदान करती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फसल प्रारूप में खाद्य फसलों की प्रधानता है, यह भी सही है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 ये सभी सही है, सुमेलित है। ठीक है, सही उत्तर है। 110वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 110वां प्रश्न कर रहा है विश्व आर्थिक फोरम के निम्न 5 संकेतों के आधार पर वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2017 तैयार किया गया है। निम्नलिखित में किसमें भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है? ऑप्शन ए है आर्थिक सहभागिता व अवसर। ऑप्शन बी है शैक्षणिक उपलब्धता या उपलब्धि। और ऑप्शन सी है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और ऑप्शन डी है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में यहाँ सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। 111वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 111वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है। ऑप्शन ए है टोक्यो योकोहामा प्रदेश। ऑप्शन बी है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। ऑप्शन सी है मॉस्को तुला प्रदेश। और ऑप्शन डी है राइन औद्योगिक प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। न्यू इंग्लैंड प्रदेश दोस्तों ये अमेरिका का एक औद्योगिक प्रदेश है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह दोस्तों मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है, सूती और वुलेन दोनों। ठीक है दोस्तों, 112वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित केंद्रों में से कौन भारत में अखबारी कागज उत्पादन करता है? ठीक है दोस्तों, अखबारी कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन ए है नेपानगर। ऑप्शन बी है बिलासपुर। ऑप्शन सी है नेल्लोर। और ऑप्शन डी है रायगढ़। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए नेपानगर। नेपानगर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है जो मुख्य रूप से अखबारी कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। 113 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 3 देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन सेप्टा के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना की गई थी? ठीक है दोस्तों, सेप्टा का इसमें कौन सा संस्थापक सदस्य जो 1960 में इसके साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे। ऑप्शन बी है फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया। ऑप्शन सी है इटली, स्पेन, बेल्जियम। और ऑप्शन डी आइसलैंड, हंगरी, फिनलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, स्वीडन और नॉर्वे। यह सेप्टा के संस्थापक देश के रूप में जाने जाते थे। 114वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 114वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने लेमन सराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया है?
ठीक है दोस्तों, लेमस राम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है कार्ल हाउसहोफर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू क्रिस्टालर, ऑप्शन सी है जीन गार्टनर और ऑप्शन डी है पीटर हेगेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है और कार्ल हाउसहोफर। दोस्तों इस प्रश्न से आप हो सकता है कि आप परिचित हों, क्योंकि इसके लेमस राम से कार्ल हाउसहोफर और आपके रेड जेल भी जाने जाते हैं। रेड जेल प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, उसके बाद आते हैं कार्ल हाउसहोफर, उसके बाद जेलेन भी जाने जाते हैं। जब जेलेन जो हैं वो भी थोड़े जाने जाते हैं लेमस राम की अवधारणा से। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों लोगों को। अगर इस तीनों में लोगों में अगर सभी हैं तो सबसे जो प्रमुख होंगे वो है आपके रेड जेल होंगे। ठीक है दोस्तों, 115वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती? काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती। ऑप्शन ए है ज्वाला, ऑप्शन बी है अंधी घाटी, ऑप्शन सी है सीप टिब्बा और ऑप्शन डी है निर्मंग सगरी घाटी शंकर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सीप टिब्बा। यस दोस्तों, यह वायु निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियाँ तो जो मरुस्थलों में स्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, सीप टिब्बा जो होते हैं इसको हम बालू टिब्बा या बालू या मुख्य रूप से कह सकते हैं बालू रेत के टीले। ठीक है, ये देखने को मिलते हैं मरुस्थलों में, न कि काष्ठ स्थलाकृतियों में। ठीक है दोस्तों, 116वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 116वां प्रश्न कह रहा है भूगोल सभी विज्ञानों की जननी यह कथन संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन करता है। आपके सामने यह प्रश्न देखिए कितना अच्छा है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रिस्टन ई जेम्स से, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टसॉन से, ऑप्शन सी है ई हटिंगटन से और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह रिचर्ड हार्टसॉन। रिचर्ड हार्टसॉन ने कहा था कि जो भूगोल व सभी विज्ञानों के जननी है। ठीक है दोस्तों, अब 117वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 117वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भूकंप के संबंध में प्रशस्त पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है दोस्तों, प्रशस्त पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन बी है एच एफ रीड, ऑप्शन सी है आर्थर होम्स और ऑप्शन डी है गुटेनबर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी एच एफ रीड। एच एफ रीड ने भूकंप से संबंधित पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, अब 118वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 118वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों से कौन निश्चय का समर्थक नहीं है, मतलब निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए है ई सी सेम्पुल, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक रेडजे, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है यल फेब्रे या लुसियन फेब्रे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी यल फेब्रे या लुसियन फेब्रे। यह संभववाद से संबंधित है, न कि निश्चयवाद से। ठीक है दोस्तों, यह जबकि आपके जो इसी सेम्पुल है अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं और फ्रेडरिक रेडजेल ये जर्मन है और कार्ल रिटर भी जर्मन है। जबकि आपके यल फेब्रे या लुसियन फेब्रे या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जितने भी हैं दोस्तों वह आपके संभववाद से संबंधित है, न कि निश्चयवाद से। ठीक है दोस्तों, 119वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 119वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। ऑप्शन ए है काला सागर और ओजोव सागर के उत्तर में, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर के उत्तर में, ऑप्शन सी है अरल सागर के उत्तर में और ऑप्शन डी है बैकाल झील के उत्तर में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए काला सागर और ओजोव सागर के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 120वां प्रश्न दोस्तों। 120वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसमें बिजली का प्रमुख स्रोत जल शक्ति है? ठीक है दोस्तों,
निम्नलिखित देशों में से किसमें बिजली का प्रमुख जो स्रोत है वह जल शक्ति है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नॉर्वे में प्रमुख स्रोत जो बिजली का जो स्रोत है दोस्तों वह जल शक्ति है। ठीक है दोस्तों। 121वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 121वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए सुमेलित वाला दोस्तों बार-बार प्रश्न आ रहा है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया एंथ्रोपोज्योग्राफी रेड जेल, ये सही है। ऑप्शन बी है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, दोस्तों यह गलत है, जी टेलर का नहीं है। ठीक है दोस्तों, जी टेलर का ये नहीं, दोस्तों यह जी टेलर का नहीं है, यह आपका पीटर हैगेट की बुक है। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस आपका जी टेलर का नहीं, फिर टेलर का नहीं है, ये आपका जो है पीटर हैगेट है उनकी पुस्तक है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी आर ई डिकिंसन सही है। ऑप्शन डी है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्सन की, ये सही है दोस्तों। अब देखते हैं 122वां प्रश्न दोस्तों। 122वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा है वर्तमान भूत की कुंजी है? दोस्तों मैंने ये प्रश्न आपके अपने टेस्ट सीरीज में देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने 12 टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दिए हैं। अब जाके जो 12 टेस्ट सीरीज है 15-15 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज निकला है, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। उसमें अभी हमने करा रहे हैं, हर प्रश्न हम जो करा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ प्रश्न उसमें मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारे 12 टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप अगर उत्तर प्रदेश के पीजीटी, जीआईसी, एलटी और जीडीसी या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी जो वीडियो हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगे दोस्तों। आप उसको जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन ए है सीएम किंग, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन सी जेम्स हटन और ऑप्शन डी है डब्ल्यू पेन। तो दोस्तों सभी अगर जो भूगोल के विद्यार्थी हैं या परीक्षार्थी हैं वह इस प्रश्न से ज़रूर परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित होंगे तो समझो अभी उनकी पढ़ाई सही से शुरू नहीं है, क्योंकि हम चाहे हट्टन हो, जेम्स हट्टन हो, चाहे डेविस हो, चाहे पेंक हो, चाहे किंग हो, इनके सभी प्रश्नों को, इनके सभी सिद्धांतों को हमने अच्छे से रीड किया है। अगर आप रीड नहीं किए हैं, उसको अच्छे से पढ़े नहीं हैं तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन्हीं सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये जितने भी 4 ज्योग्राफर यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों आप इनको रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, क्योंकि जो वर्तमान में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं वो भूतकाल में भी घटित हो रही थी और उसके आधार पर हम वर्तमान की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये कहा था। अब 123वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 123वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी के केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर शून्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना पर प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है एन कोपरनिकस, ऑप्शन बी है आई न्यूटन, ऑप्शन डी है हेरोडोटस और ऑप्शन डी अरस्तु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने केंद्रस्थ ब्रह्मांड सिद्धांत के स्थान पर सूर्यस्थ केंद्रस्थ ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1553 में। ठीक है दोस्तों, 53 में, 1543 में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 124वां प्रश्न। 124वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित वर्गों में से किसकी समस्या को उजागर करती है? ऑप्शन ए शहरी धनी लोगों की, ऑप्शन बी राजनेताओं की, ऑप्शन सी है पूंजीपतियों की और ऑप्शन डी है गरीब एवं वंचित लोगों की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, ऑप्शन डी गरीब एवं वंचित लोगों की। दोस्तों एंटीपोड नामक पुस्तक पत्रिका का प्रकाशन का देखा जाए दोस्तों
तो यह मुख्य रूप से आपका 1969-68 में 69-70 में देखने को मिला था और इसके जो प्रतिपादक थे वह विलियम मोंगी, रिचर्ड पीट आदि देखने को मिलते हैं, जो मुख्य रूप से क्रांतिकारी भूगोलवेत्ताओं के रूप में जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका 125 नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 125 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए है R.E. डिकिंसन, ऑप्शन बी है P.E. जेम्स, ऑप्शन सी है एम बोमेन और ऑप्शन डी है डब्ल्यू जेलेंस्की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है P.E. जेम्स। P.E. जेम्स ने दोस्तों ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, यह पुस्तक बार बार पूछा जाता है दोस्तों, अब इसको जरूर से जरूर याद करें। ठीक है दोस्तों, 126वां प्रश्न देखते हैं। 126वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्टसॉन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हैटनर, ऑप्शन सी है रिस्टोफेन और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वैगनर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी अल्फ्रेड हैटनर। अल्फ्रेड हैटनर ने कहा था कि जो भूगोल है वह क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, ओरोलॉजिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, 127वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप 127वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया है? ठीक है दोस्तों, किसने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है अगस्त काम्टे, ऑप्शन बी है डेविड हार्वे, ऑप्शन सी है R.N. बेक और ऑप्शन डी है यूफू तुआन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए अगस्त काम्टे ने फ्रांस में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 128वां प्रश्न दोस्तों। 128वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न GDC में भी पूछा गया है, GIC में भी पूछा गया है और LT में भी पूछा गया दोस्तों। तो यह सभी परीक्षाओं में यह पुस्तक, ये जो परिभाषा है भूगोल की, पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 128वां प्रश्न कर रहा है, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए है पीटर हेगेट, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा, ऑप्शन सी है R.E. डिकिंसन द्वारा और ऑप्शन डी है एल्बर्ट एकरमैन द्वारा। तो दोस्तों यह जो परिभाषा है वो है ऑप्शन बी रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा। रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दोस्तों यह परिभाषा 1959 में दिया गया था। इनकी पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें यह परिभाषा 1959 में दिया गया था। यह रिस्ट्रिक्टिव परिभाषा है, यह बहुत ही सर्वमान्य परिभाषा है। अगर यह परिभाषा आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो अगर इंटरव्यू में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि आप भूगोल की कोई परिभाषा सुनाइए, तो आपको ये परिभाषा याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और यह सबसे नवीनतम परिभाषा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इतनी अच्छी परिभाषा किसी ने नहीं दी जितने और रिचर्ड हार्टसॉन ने 1959 में दिया है। ठीक है दोस्तों, अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, 129वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 129वां प्रश्न कह रहा है, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? ठीक है दोस्तों, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है विलियम मोंगी, ऑप्शन बी है R. मारिल और ऑप्शन सी है W.L. गैरिसन और ऑप्शन डी है V.J.L. बेरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए विलियम बोंगी। विलियम बोंगी ने कहा था जो भूगोल है स्थानिक संबंधों और अंतर संबंधों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न हम देखते हैं 130वां प्रश्न दोस्तों। 130वां प्रश्न दोस्तों यह मिलान करने के लिए है। कह रहा है, निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंता फलक रहे हैं, उन्हें सही क्रमानुसार पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए।
तथा निश्चित गए कोट से मिल अपने उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नवनिश्चयवाद दोस्तों, उसके बाद दूसरा है भूवैज्ञानिक संगठन, ऑप्शन सी है मानवता परक भूगोल और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो दोस्तों इसमें जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले पहला आएगा, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है दोस्तों, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा और ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। 131वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 131वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीडीसी, एलडी और जीआईसी में बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया जाता है। 131वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है होल्गर सुल्कोस्की और ऑप्शन डी है आमोस हालवे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने यह परिभाषा दी है, जो कहा है कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई के रूप में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 132वां प्रश्न। ठीक दोस्तों, 32वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आते हैं सामने तो बहुत ही अच्छा लगता है। 32वां प्रश्न कह रहा है प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। कह रहा है प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्रों में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है पीटर हॉल, ऑप्शन बी है लॉर्डविन और ऑप्शन सी है जॉन फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है ए.आर. कुलिंस्की। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जॉन फ्रीडमैन ने मुख्य रूप से प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्रों में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण और स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33वां 133वां। ठीक है दोस्तों, 133वां प्रश्न करा जनसंख्या वृद्धि के रूप में दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी है जननांगीय संक्रमण, ऑप्शन सी है जननांगीय गतिमत्ता और ऑप्शन डी है प्रजननता संक्रमण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, जननांगीय गत्यात्मकता इसका जननांगीय गत्यात्मकता इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं दोस्तों 134वां प्रश्न। देखिए दोस्तों एक फिर आ गया सुमेलित वाला, कह रहा निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक और सिद्धांत दिया है, एक और विद्यमान। ऑप्शन ए है कोटिया का नियम, जीव सही है ये। दूसरा है केंद्रीय पेटी सिद्धांत, बर्गेस सही है। तीसरा है ऑप्शन सी बहुनाभिकीय सिद्धांत, यह बेरी दिया है। दोस्तों बहुनाभिकीय सिद्धांत बेरी का नहीं, हैरिस एंड उलमैन का है। ठीक दोस्तों, हैरिस एंड उलमैन का है। और ऑप्शन डी है केंद्रस्थ सिद्धांत क्रिस्टालर, ये सही है। जबकि आपका जो इसमें सही नहीं है वो आपका सी है, बहुनाभिकीय सिद्धांत बेरी। ठीक है, अब हम देखते हैं 135वां प्रश्न दोस्तों। 135वां प्रश्न कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? ठीक दोस्तों, नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है। ऑप्शन है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ऑप्शन बी है सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन सी है खंड सिद्धांत और ऑप्शन डी है बहुनाभिकीय सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत। ये है मुख्य रूप से आपका जो सिद्धांत है दोस्तों, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ये आपका दोस्तों समावेशी जो पदानुक्रम सिद्धांत है फेलब्रिक महोदय ने दिया है। ठीक दोस्तों,
जबकि संकेंद्री वाला सिद्धांत वर्गेस का है, खंडीय सिद्धांत मरहाइड का है और बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन का है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 136वां प्रश्न। 136वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए है एलास, ऑप्शन बी ई एम हुबर और ऑप्शन सी है ग्रीनहट और ऑप्शन डी है ए लोरिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ई एम हुबर। ई एम हुबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दोस्तों 137वां प्रश्न। 137वां प्रश्न कर रहा है, विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों ये नेट में भी पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है डी एफ हार्वेट, ऑप्शन बी है जे आर लासुयंस और ऑप्शन सी है जे आर वॉडविल और ऑप्शन डी है ए आर कुलिंस्की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जे आर वॉडविले। वॉडविले ने मुख्य रूप से 1960 में जो है वर्गेस के परोक्ष के सिद्धांत में संशोधन करके उन्होंने ध्रुव विकास सिद्धांत को भौगोलिक जगत के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 138वां प्रश्न। दोस्तों 138वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसने 1969 में प्रकाशन के साथ मात्रात्मक मानवतापरक भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके 1969 में प्रकाशन के साथ मानवतापरक भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया? ऑप्शन ए है जियो फोरम, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग, ऑप्शन डी है जियोग्राफिकल एनालिसिस और ऑप्शन डी है एंटीपोड। दोस्तों वो है आपका पत्रिका एंटीपोड। इसका प्रकाशन 1969 में क्लार्क विश्वविद्यालय से हुआ था, जिसके संपादक के रूप में अगर देखा जाए तो वो थे विलियम बुंगे और इसमें रिचर्ड पीट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 139वां। ठीक है दोस्तों, 139वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है सी डब्ल्यू क्लिस्टालर, ऑप्शन बी है कार्ल होसावर और ऑप्शन सी है ई हंटिंगटन और ऑप्शन डी है विडाल डी ला ब्लास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने ही सर्वप्रथम संभववाद की संकल्पना प्रतिपादित किया था। अगर देखा जाए दोस्तों, संभववाद जो शब्द वह लुसियन सेवेदो द्वारा दिया गया था। यह दोनों फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। कभी कभी पूछ लिया संभववाद किस स्कूल से संबंधित है, तो यह फ्रेंच स्कूल से या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय वन नीति में प्रस्तुत एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है संरक्षित वन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय वन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है ग्राम वन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है ग्राम वन। ग्राम वन को उसने वर्गों में नहीं रखा है, जबकि ये तीनों है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं 141वां प्रश्न। 141वां प्रश्न कर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2014 के अनुसार निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों में किसमें वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्रफल है? बहुत्तम क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दादरा और नगर हवेली और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, 142वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
देखिए सुमेलित वाला फिर दोस्तों आ गया, ठीक है दोस्तों, लगभग में 7-8 पूछ लिया गया है, 8, 9, 10 पूछ लिया गया होगा। जब से मैं ये आपको करा रहा हूँ तब से 8, 9, 10 पूछ लिया गया। ये कोई कार्यक्रम दिया, ये कोई तिथि दिया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 10 जून गलत हो गया। एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा है, तो जनवरी 10 ये नहीं है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, और विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई ये भी सही है, जबकि आपका बी गलत है, विश्व पर्यावरण दिवस 10 जनवरी ये गलत है आपका। ठीक है दोस्तों, 133वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है? ऑप्शन ए है कहवा के बागान क्षेत्र, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन सी है उच्च पर्वतीय स्थित चारागाह, ऑप्शन डी है सघन भूमध्यसागरीय वन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सघन भूमध्यरेखीय वन को ब्राजील में सिल्वा के नाम से जाना जाता है, जबकि कहवा के बागान को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न 144वां प्रश्न दोस्तों। 144वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में 2014 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किए गए थे? ऑप्शन ए है 96, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी 103। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 103। ठीक है दोस्तों, 145वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 145वां प्रश्न कर रहा है, विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवसित अंतरक्रियात्मक समूह कहलाता है जियोम। ऑप्शन ए है जियोम, ऑप्शन बी है जैवमंडल, ऑप्शन सी है समुदाय और ऑप्शन डी है जनसंख्या। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जियोम, जियोम कहलाता है। ठीक दोस्तों, समान अवस्थितियों में निवासित अंतरक्रियात्मक समूह कहलाता है प्रजातियों का, वो है जियोम। ठीक है दोस्तों, 146वां प्रश्न देखते हैं। 146वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित होता है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी मानव अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र और ऑप्शन डी प्राकृतिक अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों आप ये प्रश्न देखे होंगे या उत्तर देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी प्राकृतिक अनुपूरक तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए सुमेलित वाला दोस्तों एक और प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंपोज ब्राजील सही है, सिल्वा पराग्वे में नहीं दोस्तों, ब्राजील में भी है। लानोज वेनेजुएला, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना ये सही, जबकि बी आपका सही नहीं है, सिल्वा पराग्वे ये ब्राजील में है, न कि पराग्वे में। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे न्यूनतम प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, ये 4 विकल्प में से सबसे जो न्यूनतम प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी लुधियाना और ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो दोस्तों इसमें सबसे जो कम प्रदूषित है वो है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिसको हम सुहाग नगरी भी कहते हैं, चूड़ियों का शहर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का यह आपका दोस्तों एक शहर है और एक जिला भी है फिरोजाबाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 149वां प्रश्न दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में से एक से अधिक कड़ियों के बारे में बताया है? भोजन श्रृंखला के बारे में एक से अधिक कड़ियों को बताया है। ऑप्शन ए है A.G. टांसले, ऑप्शन बी है R.L. मिंडेमैन और ऑप्शन सी है E.P. ओडम और ऑप्शन डी है C. एल्टन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी C. एल्टन। C. एल्टन ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक
भोजन कड़ियों के रूप में देखने को बताया है इन्होंने, एक मुख्य एक सिद्धांत भी दे दिया है इन्होंने भोजन श्रृंखला को। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखते हैं 150वां प्रश्न दोस्तों 150वां प्रश्न यह मिलान करने वाला दिवस से लिया गया है। यह मिलान करने के लिए आया है विश्व दिवस और तिथियां उसको देख लीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ये सही है दोस्तों, पहला मिल गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ये भी मिलान सही है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये भी सही है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, ये भी सही, मतलब ये पूरा सुमेलित है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा ये उत्तर देख लीजिए दोस्तों, यह बी दिया हुआ है 1 2 3 4। तो दोस्तों यह था 2017 का जीआईसी भूगोल का पेपर जो हमने आपको सॉल्व करा दिया। अगला मैं लेके आऊँगा 2015 के भूगोल प्रवक्ता जीआईसी का पेपर। ठीक है दोस्तों, वो हमारा अगला टेस्ट सीरीज होगा। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस इसी में खत्म होता है। धन्यवाद।